नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे साथ यानी कि चंदू जैन के साथ इतिहास विषय की परिचर्चा करने के लिए तैयार होंगे। आइए शुरुआत करते हैं। कल हमने बात करी थी अजमेर के चौहानों के संदर्भ में। आज मेरे प्यारे साथियों हम हमारे इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का हमारा जो विषय होने वाला है, यह विषय होने वाला है रणथंभौर का चौहान राजवंश। बताओ भाई क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा जी, रणथंभौर का चौहान वंश। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल आपने सही सुना है सर। नाम है रणथंभौर और रणथंभौर में पढ़ने वाले हैं चौहान साम्राज्य के बारे में। क्लियर हो गई? चलिए, तो अपनी परिचर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात करते हैं। कल जब हमने बात की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, तो एक बात बताई थी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था गोविंद राज। गोविंद राज 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान शाखा की स्थापना करता है। यह जब गद्दी पर बैठा तो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली, कुतुबुद्दीन ऐबक को कर प्रदान किया था। तो मेरे दोस्त, रणथंभौर के चौहान राजवंश में अगर मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं तो याद रखिएगा जी, गोविंद राज के बारे में। यह कौन था? तो गोविंद राज था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र और यहाँ का था संस्थापक। बताओ भाई, क्या यह बात क्लियर हो गई? क्या था? संस्थापक था। कब की बात है? 1194 की बात है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और जानना चाहते हैं आपके गोविंद राज के बारे में, तो मेरे प्यारे साथियों एक बात याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को कर दिया था। कर दिया। क्लियर हो गए? तो ये गोविंद राज के बारे में तीन तथ्य है जो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। गोविंद राज कौन है? तो याद रखिएगा, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक है, पृथ्वीराज का पुत्र था और कुतुबुद्दीन ऐबक को कर दिया था। ठीक है मेरे दोस्त, बल्लहण देव या बालहण अगला राजा बना। दिल्ली की अधीनता को त्याग देता है। और दिल्ली की अधीनता को त्यागा, आप सोचो भाई साहब, दिल्ली की अधीनता है, दिल्ली ने स्वामित्व है, केवल और केवल गोविंद राज एज ए सामंत शासन कर रहा है। बल्लहण देव दिल्ली की अधीनता को त्याग देता है। अब इस बात से गुस्सा हो गया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण करके रणथंभौर को जीत लिया। यानी कि लगातार, अब देखो ये जो दिल्ली के शासक है ना, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे नासिरुद्दीन महमूद हो, या फिर मेरे दोस्त बलबन हो, ये बलबन की किस कहीं और हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? बेचारे जहां भी जाते पराजित हो जाते। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा समझिए। तो अगला महत्वपूर्ण राजा जो हमारे बीच में बना, उसका नाम आता है बलहण देव। इस बलहण देव को ही हम कहते हैं बालहण। ठीक है, दिल्ली की अधीनता को यह त्याग देता है। अब दिल्ली की जैसे ही अधीनता छोड़ी भाई साहब, इल्तुतमिश गुस्सा और 1226 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। और जैसे ही रणथंभौर पर आक्रमण किया, उसको जीत लिया। ये बात थोड़ा सा याद रखना। तो इसके बाद दिल्ली की अधीनता को त्याग दिया, दिल्ली की अधीनता को यह छोड़ देता है। ठीक है, और इस वजह से 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश, नाम याद रहेगा ना, यह नाम आता है इल्तुतमिश। यह इल्तुतमिश करता है रणथंभौर पर शासन, रणथंभौर पर आक्रमण। आक्रमण आक्रमण करके इसे जीत लेता है। तो यहां पर एक बार फिर से शुरू हुई मेरे दोस्त रणथंभौर पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण। क्लियर हो गई? इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक गद्दी पर बैठा, पहला गोविंदराज, फिर बल्हण, फिर इसके बाद जो शासक गद्दी पर बैठा, उसका नाम हमारे इतिहास में आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा जी, बाघभट्ट।
इसे बाहर देव के नाम से जाना जाता है। एक बार आपके एक प्रश्न पूछा गया था कि रणथंबोर के वह चौहान शासक कौन थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के साथ संघर्ष किया था। तो दो शासकों का नाम बड़ा प्रमुख आता है, पहला बाघभट्ट आता है और दूसरा हमीर देव चौहान आता है। अब देखिएगा, एक राजा के बारे में चर्चा कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। राजा का नाम है वाघभट्ट। क्या नाम है भाई साहब? याद रखिएगा जी, वाघभट्ट। अगला महत्वपूर्ण राजा, बड़ा उल्लेखनीय राजा है सर, ठीक है। रणथंबोर पर फिर से अधिकार कर लिया, ठीक है, जीत लिया। रजिया उस समय राजा हुआ करती थी, शासिका हुआ करती थी दिल्ली सल्तनत की। और रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते ही हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास की एकमात्र महिला शासिका के रूप में हम रजिया सुल्तान को ही जानते हैं। इस बात से परेशान होकर के दिल्ली परेशान हो गई। तो दिल्ली में उस समय नासिरुद्दीन महमूद शासन किया करता था। नासिरुद्दीन महमूद का एक सेनापति था, नाम था बलबन। उस बलबन ने आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया, लेकिन वह रणथंबोर को जीत नहीं पाया, क्योंकि अब रणथंबोर की वस्तु स्थिति बदल चुकी थी, रणथंबोर की ताकत बदल चुकी थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मेरे प्यारे साथियों, वाघभट्ट के बारे में याद रखिएगा, इसने रजिया सुल्तान के समय, इसने रजिया सुल्तान के समय रणथंबोर को जीत लिया। रणथंबोर को क्या कर लिया? जीत लिया। अब इस बात से नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का शासक था, शाही दरवेश के नाम से जाना जाता है। नासिरुद्दीन महमूद के सेनापति, और इसके सेनापति का नाम होता है बलबन, ने रणथंबोर पर असफल आक्रमण किया। कहां से सफल हो पाएगा सर? दिल्ली हमारे जो राजा हैं जी भाई साहब, बलवती हो गए हैं, ताकतवर हो गए हैं, क्षमतावान हो गए, कहां से जीत पाएगा? इसके बाद अगला महत्वपूर्ण राजा बना रणथंबोर का जयसिम्हा। कोई महत्वपूर्ण बात यहां पर हमें निकल करके सामने नहीं आती है। जयसिम्हा के बाद में अगला जो महत्वपूर्ण राजा बना, डेट्स कॉल्ड जैत्र सिंह, ठीक है। ये जैत्र सिंह वही है जिसने 32 वर्ष तक शासन किया था, और इन्हीं जैत्र सिंह की स्मृति में मेरे प्यारे साथियों, हमीर देव चौहान ने रणथंबोर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। क्लियर हो गई? तो जैत्र सिंह के बारे में एक सिंगल लाइन जो आप लोगों को याद रखनी है, वो ये कि इन्होंने 32 वर्ष शासन किया था। कितने साल शासन किया था? तो याद रखिएगा जी, 32 ईयर्स जो है वह शासन किया था। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलो, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं और अब मेन राजा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूं। बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला राजा बना हमीर देव चौहान। 1282 से लेकर के 1301 ईस्वी तक गद्दी पर रहा। जब भी इतिहास में हमीर देव चौहान का उदाहरण दिया जाता है तो एक पंक्ति कही जाती है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ठीक है ना? एक कहावत आती है, सिंह सुवन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। भाई साहब, बड़ा गजब का राजा हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान महत्वपूर्ण राजा है, याद रखिएगा। 1282 से लेकर के 1301। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं रहूं या नहीं रहूं, पर मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। क्या ये बात क्लियर हो गई? रोज 9 बजे यहाँ पर हम आपके साथ परिचर्चा करते रहेंगे, कोई दोहराई वाली बात नहीं। देखो, कौन था हमीर देव चौहान, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमीर देव चौहान कोई और नहीं, हमीर देव चौहान कोई और नहीं, जैत्र सिंह और हीरा देवी का एक पुत्र था। जैत्र सिंह इसके पिताजी थे, हीरा देवी इनकी माता थी। इनकी पत्नी का नाम रंगा देवी था और इनकी पुत्री का नाम देवल देवी था। तो कुछ बातें इनके बारे में जानिएगा। यह कौन है? तो मेरे दोस्त, यह जैत्र सिंह वह हीरा देवी के पुत्र
हमीर देव चौहान। ठीक है, चलिए अगली बात। पत्नी का नाम आता है रंगा देवी, और मेरे दोस्त इनकी पुत्री जो है उनका नाम आता है देवल देवी। बताओ क्या नाम आता है? तो याद रखिएगा जी, देवल देवी। ठीक है, पत्नी रंगा देवी है, पुत्री देवल देवी है। इतिहास में समझिएगा, कुछ उपाधियां समझिएगा। क्या कहा जाता है इतिहास में? हठी शासक कहा जाता है, 16 युद्धों का विजेता कहा जाता। हठी शासक क्योंकि हट ऐसा था, जब अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह अपने साथी खेहबरू के साथ आता है, कहां पर? अल्लाह हमीर देव चौहान की शरण में। हमीर देव चौहान उसके साथ शरण प्रदान करता है उसे, और उसके साथ भाई के जैसा व्यवहार करता है। अलाउद्दीन चिट्ठी भेजता है हमीर देव चौहान कि भैया तुम्हारे पास जो मेरे विद्रोही सेनापति है हमें दे दो, नहीं तो मैं आक्रमण कर दूंगा। हमीर कहता है जी वचन दिया है भाई को कि भाई के जैसा रखूंगा, कैसे सौंप दूं? प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। कहा जी हटी मत कर, हट मत कर, जिद मत कर, खत्म हो जाएगा। बोला जी जो होगा देखा जाएगा, नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए इतिहास में हटी शासक और 16 युद्धों का विजेता। लगातार 17 युद्ध किए थे हमीर देव चौहान ने। कितने किए थे? 17। 17 में से 16 युद्ध जीता। अंतिम युद्ध जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। यह विश्वासघातों की वजह से पराजित हो गए। रणमल और रतिपाल नाम के इसके दो दुर्गपति थे रणथंबोर के किले के, जो हमीर के सेनापति के रूप में कार्यरत थे। मिल गए मेरे प्यारे साथियों अलाउद्दीन खिलजी के साथ कुछ रुपयों के चक्कर में, और विश्वासघातियों की वजह से मेरे प्यारे साथियों हमारे हमीर देव चौहान को प्राण त्यागने पड़े। नहीं तो रणथंबोर के दुर्ग का ऐतिहासिक महत्व आप देखिए, रणथंबोर के दुर्ग का भौगोलिक महत्व आप देखिए। जब आप इस महत्व को देखते हैं तब आपको पता चलता है कि यार क्या गजब का किला है। 7 पहाड़ियों पर से होकर के रणथंबोर के किले पर आज पहुंचते हैं, तब भी किला दिखाई नहीं देता। जब आप एक पहाड़ी पर पहुंचोगे तब जाकर के आपको दूसरी पहाड़ी नजर आएगी। जब दूसरी पर पहुंचोगे तब तीसरी, जब तीसरी पर पहुंचोगे तो चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर सातवीं, और यहाँ पर है किला। तब तक मेरे दोस्त यहाँ पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है। नीचे टाइगर जो है वो कांटा छुरी लेकर के बैठे हुए हैं, भोजन करने के लिए नमक की डिब्बी लारे ही रखी हुई है। समझ में आ गई क्या बात? तो मेरे दोस्त इतना गजब का किला, रणथंबोर का किला, जिसके बारे में स्वयं अबुल फजल ने एक बार कहा था कि बाकी सब दुर्ग नग्न है लेकिन यह किला बख्तर बंद है, प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता है। अलाउद्दीन की सेना जो है वह रणथंबोर के किले तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। उसने दुर्ग के रक्षक रणमल और रतिपाल को बुलाया, आजा भाई आजा, आ जाओ आ जाओ, आजा आजा, हम तुम्हें रणथंबोर का किला देंगे, बदले में हमें रणथंबोर के दुर्ग के मार्ग बता दो। भाई साहब थोड़े से लालच की वजह से वह विश्वासघाती हमीर देव चौहान जैसे महान प्रतापी राजा का साथ छोड़ करके विद्रोही आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए और हमारे रणथंबोर के दुर्ग का पतन हुआ। तो इसकी कहानी बताऊंगा समय के साथ, अभी तो आप इतना याद रखिएगा। इसके उपनाम क्या है? तो भैया सबसे पहला आता है हटी शासक। क्लियर हो गई? और दूसरा जो माना जाता है हमीर देव चौहान का ही एक उपनाम, वह आता है 16 युद्धों का विजेता। 16 युद्धों का विजेता। क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। 1282 में गद्दी पर बैठ गया था, और गद्दी पर जैसे ही बैठा मेरे प्यारे साथियों यह दिग्विजय अभियान शुरू कर देता है। दिग्विजय अभियान का तात्पर्य होती कि जितने भी छोटे बड़े सारे राजा हैं उनको जीत करके मैं अपने चरणों में ले आऊंगा, ऐसा हमीर देव चौहान ने सोचा। दिग्विजय अभियान के तहत इसने 16 युद्ध जीते, और 16 युद्ध जीतने के लिए कुशी में इसने कोटीय यज्ञ कराया। कोटीय यज्ञ का पुरोहित विश्व रूप था, इसीलिए इसे 16 युद्धों का विजेता कहा गया। इस दिग्विजय अभियान का वर्णन नयन चंद्र सूरी ने अपनी किताब हम्मीर महाकाव्य में किया है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं दिग्विजय अभियान की। हम चर्चा कर रहे हैं जी हम्मीर की। हम्मीर शासक बना, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शासक बनते ही दिग्विजय दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया।
ठीक है। और जैसे ही दिग्विजय अभियान प्रारंभ किया तो 16 युद्ध जीते। इसीलिए क्या कहा गया, तो याद रखिएगा जी, 16 युद्धों का विजेता। क्लियर हो गई, क्या कहा गया, 16 युद्धों का विजेता कहा गया। दिग्विजय अभियान की सफलता के बाद इसने एक कोटीय यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया, कोटीय यज्ञ किया। कोटीय यज्ञ का जो पुरोहित था, इस पुरोहित का नाम था विश्वरूप। बताओ भाई, कोटीय यज्ञ का पुरोहित कौन था, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, विश्वरूप था। क्या ये बात क्लियर हो गई, तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। दिग्विजय अभियान का वर्णन किसने किया है, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, वर्णन करने वाला है नयन चंद्र सूरी। और नयन चंद्र सूरी ने किताब लिखी है हम्मीर महाकाव्य। इस हम्मीर महाकाव्य में इसका वर्णन हमें मिलता है। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ दिग्विजय अभियान करने वाला भारत का राजा कौन था। सर याद रखना, हम्मीर देव चौहान था। इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, नयन चंद्र सूरी की किताब हम्मीर महाकाव्य में इसका वर्णन मिलता है। और दिग्विजय अभियान के अंतर्गत कुल 16 युद्ध जीते, 16 युद्धों का विजेता कहलाया, कोटीय यज्ञ किया विश्वरूप। देखो कोटीय यज्ञ के बारे में जितना मैंने पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहा जाता है कि कोटीय यज्ञ जो है सर, उस यज्ञ के अंतर्गत कुल मिलाकर के 16 कुल मिलाकर के 1 करोड़ बार आहुतियां दी जाती है, और वो भी मौन व्रत रह करके। क्लियर हो गई, वो भी मौन व्रत रह करके। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो भी है वह इस तरह से है। अब देखो साहब, इतिहास गवाह है। इतिहास क्या गवाह है कि जब भी राजस्थान में कोई शक्तिशाली राजा पनपा है, तो मेरे दोस्त उसका मुकाबला करने के लिए बाहरी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आक्रमण किया है। हुआ भी ऐसा ही। 1290 ईस्वी में एक राजा गद्दी पर बैठा, नाम था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 और 1292 के बीच में जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण किया। वह झाइन नाम का एक जगह होती है जिसे रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, उसे जीत लेता है, लेकिन रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाया। तो घटना में मान के चलता हूं लगभग 1290 से लेकर 92 के आसपास की रही होगी। खिले 2 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1290 में किया और दूसरा आक्रमण जो है वो 1292 में किया। यहां पर याद रखिएगा जी, कौन है यह, तो दिल्ली का है, नाम है जलालुद्दीन खिलजी। ये जलालुद्दीन खिलजी वही है मेरे प्यारे साथियों जिसे इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इसी जलालुद्दीन खिलजी को मार करके गद्दी हथियाई थी, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। और इस जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, याद रखना जी, रणथंबोर पर आक्रमण किया। रणथंबोर पर आक्रमण किया। अब इस आक्रमण के दौरान इसने झाइन पर अधिकार कर लिया। कहां पर अधिकार कर लिया, झाइन पर अधिकार किया। ठीक है। अब ये जो झाइन है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि यह रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी मानी जाती है। क्या मानी जाती है सर, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है, माना जाता है कि भाई ये क्या है, रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी है। इस आक्रमण के दौरान इसका जो सेनापति था, उस सेनापति का नाम आता है तुगलक खान। बताओ भाई कौन था, याद रखिएगा, तुगलक खान था। जबकि इस युद्ध के समय जो हम्मीर का सेनापति था उसका नाम था गुरुदास सैनी। बताओ भाई हम्मीर के सेनापति का नाम क्या था, तो याद रखिएगा जी, डेट्स कॉल्ड गुरुदास सैनी। यह हमीर देव चौहान का सेनापति हुआ करता था। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, सारा मामला सेट हो गया। अलाउद्दीन खिल ये जलालुद्दीन खिलजी जो है मेरे दोस्त, यह रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाया। कहां अधिकार नहीं कर पाया, रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाया। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहता हूं, अधिकार नहीं कर पाया। मैं यहां पर एक बात कहता हूं कि साहब इसने बहुत कोशिश की रणथंबोर को जीतने की, लेकिन इसका सपना अधूरा ही रह गया। तभी एक गाना यहां पर बजा,
दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। जलालुद्दीन खिलजी पास के पत्थर पर बैठ कर के रोने लगा, हाय रब्बा ये क्या हो गया, मेरे तो दिल के अरमान ही पूरे नहीं हो पाए। समझ में आ गई क्या बात? तो इस संदर्भ में असफल होने के बाद में यह जलालुद्दीन भाई जो है एक वाक्य बोलता है कबूतर, क्या कहता है कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो इसने जो कथन कहा वह कथन थोड़ा सा आप लोगों के लिए उपयोगी रह सकता है कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसे सैकड़ों किलों को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यहां से कई बार आपके प्रश्न आए हैं, आपको यह पता ही होगा। प्रश्न यह भी पूछा गया है कि बताओ ये कथन किस किले के बारे में कहा गया है, रणथंबोर के किले के बारे में किसने कहा? जलालुद्दीन ने कहा था। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर हो गई? तो 1290-92 में दिल्ली का जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, झाइन पर अधिकार कर लिया। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी माना जाता है, लेकिन रणथंबोर पर अधिकार नहीं कर पाया। तो इसने कहा कि मैं ऐसे सैकड़ों किलों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। क्लियर हो गई क्या बात? तो इसका सेनापति हमीर का तो गुरुदास सैनी था और जलालुद्दीन का सेनापति तुगलक खान हुआ करता था। यह घटना घटित हुई। अब इसके बाद की आगे की घटना थोड़ा सा समझिएगा। जब हम संघर्ष करवाते हैं किस किस का, अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर का, बहुत अच्छे से समझिएगा। अलाउद्दीन खिलजी व हम्मीर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें एक बार फटाफट से बात कर लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी और हम्मीर के बारे में। देखो घटना है 1290 से 92 के बीच में। इस समय के दौरान दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण किया। उद्देश्य था रणथंबोर के दुर्ग को जीतना, लेकिन वह जीत नहीं पाया। और मेरे प्यारे साथियों, रणथंबोर के दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले झाइन के किले पर वह अधिकार कर लेता है। कहाँ के किले पर अधिकार कर लिया भाई साहब? झाइन के किले पर अधिकार कर लेता है। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब जब वो रणथंबोर के दुर्ग को जीत नहीं पाया तो वह कहता है, क्या कहता है कि ऐसे में सैकड़ों किलों को तो मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। पूरे घटनाक्रम में हमें 2 व्यक्ति देखने को मिलते हैं। पहला जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति तुगलक खान था और हमीर का एक सेनापति, नाम था, याद रखिएगा, गुरदास सैनी। पूरा संघर्ष हुआ, लेकिन यहां पर यह भाई जो है जलालुद्दीन खिलजी, यह असफल हो गया था। क्लियर हो गई ना बात? चलिए साहब, इसके बाद थोड़ा सा इतिहास में आगे बढ़ाइए। अलाउद्दीन खिलजी और हमीर को लेकर के कुछ बातें। देखिए घटना की शुरुआत होती है 1298 से। ठीक है? देखो, कहा जाता है कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कई सारे उद्देश्य थे। पहला तो चौहान शक्ति का केंद्र बन चुका था यह, कौन? रणथंबोर। दूसरा, दिल्ली से काफी नजदीकी थी, व्यापारिक मार्ग में बाधा पड़ रहा था, इसीलिए इसे जीतना बेहद आवश्यक था। ठीक है? अब 1298 ईस्वी में क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय से लौट रही थी। लूट किया। ठीक है? अब जब गुजरात विजय से लौट रही थी ना, तो यहां पर मामला यह हुआ कि जो गुजरात विजय से धन लूटा गया था, उस लूटे हुए माल को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में विवाद हो जाता है। 3 सेनापति एक तरफ थे, अलप खान, उलूग खान, नुसरत खान, और एक मंगोल सेना नायक था मोहम्मद शाह। वो मोहम्मद शाह भाई साहब सारा पैसा ले लवा करके जो है हमीर देव की शरण में आ गया। भाई साहब हमें जो है वह आप क्या करो, अपनी शरण में ले लो। अपने साथ वह केबरू को लेकर के आया था। ठीक है? हमीर देव चौहान ने कहा जी आप बड़ी उम्मीदों के साथ हमारे पास आए हो, हम आपको शरण प्रदान करेंगे। आइए इसके बाद की कहानी हम आप लोगों को बताते। 1298 में अलाउद्दीन की जो सेना थी, ये सेना गुजरात विजय से लौट रही थी। गुजरात विजय से प्राप्त धन को लेकर के
प्राप्त धन को लेकर अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों में विवाद हुआ। मंगोल सेना नायक मोहम्मद शाह व के हब्रू, दो नाम याद रखना, के हब्रू अमीर के पास आ गए, अमीर के पास आ गए। अमीर ने इन्हें भाई के समान महत्व दिया। भाई आप कौन हो? भाई के समान हो, भाई के समान महत्व दिया। बताओ भाई, क्या ये बात क्लियर हो गई? अमीर के पास आए, अमीर ने इन्हें भाई के समान महत्व दिया। अब अन्य सेनापतियों में अगर हम देखते हैं ना, तो अलाउद्दीन के कुछ और सेनापति जो थे, उनमें अन्य सेनापतियों में अन्य सेनापति, तो तीन सेनापतियों का नाम याद रखिएगा, जैसे अलप खान, अलप खान, दूसरा नाम आता है उलूग खान, ठीक है, और तीसरा नाम आता है जी नुसरत खान। क्या नाम आता है? तो भाई साहब याद रखिएगा जी, नुसरत खान। तो अन्य सेनापतियों में अलप खान, उलूग खान और नुसरत खान का नाम आता। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है मेरे दोस्त, 1300 ईस्वी में दो सेनापतियों को भेज देता। किस किस को भेजा? अलप उलूग खान और नुसरत खान को भेज देता, भाई तुम जाओ और जाकर के 1300 ईस्वी के आसपास रणथंबोर पर आक्रमण करो। कहां पर आक्रमण करो? रणथंबोर पर आक्रमण करो। पहले तो भाई साहब ये उलूग खान और जो हैं नुसरत खान हमीर देव चौहान को लेटर भेजते। ओ माय गॉड, देखो भाई साहब, दो ऐसे सेनापति एक राजा को पत्र भेज रहे हैं। पत्र क्या भेजे समझिएगा, उसमें लिखा कि तुम्हारे पास जो हमारा बंदी सेनापति है उसे हमें वापस सौंप दो। हमीर देव चौहान ने कहा जी क्या बोल रहे हो, वापस सौंप दो? हमने सुना नहीं, दोबारा बोलो। बोला जी वापस सौंप दो। भाई के समान महत्व देने का वचन दे चुका हूं, और कहा कि जब तक शरीर में जान है ना, तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं एक राजा होकर के अपने मुंह से दिए गए वचन को भंग कर दूं? मैं एक बात कहता हूं, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। ठोको ताली मेरे दोस्त, गजब संघर्ष हुआ। यहां पर हमीर के सेनापति लड़ने आए। पूरे घटनाक्रम में हमीर के सेनापतियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक का नाम था धर्म सिंह और एक का नाम था भीम सिंह। दोनों पक्षों में जबरदस्त युद्ध होता है, संघर्ष होता है। यह सेनापति नुसरत खान जो है मारा जाता है और अमीर का सेनापति भीम सिंह मारा गया। यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है जी, दोनों पक्षों की तरफ से एक एक सेनापति जो है वह मारा गया। क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अब यहां पर मामला यह हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि भाई नुसरत खान जो सेनापति है वो मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने तुरंत सेना तैयार करी और रणथंबोर पर कूच करने की ओर आगे बढ़ा। अब उद्देश्य था रणथंबोर के दुर्ग को जीत लेना। क्या उद्देश्य था? रणथंबोर के दुर्ग को जीत लेना। तो 1301 ईस्वी की बात है। स्वयं अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, रणथंबोर के दुर्ग का महत्व मैंने अभी आपको बताया कि आप सीधा रणथंबोर तो पहुंच ही नहीं सकते। आप एक बात बताइए, अगर वर्तमान में आपको रणथंबोर में स्थित त्रिनेत्र भगवान गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाना है, तो क्या आप आसानी से रणथंबोर के गणेश मंदिर में पहुंच सकते हो? क्या नहीं पहुंच सकते? आप जब दुर्ग के सामने चले जाते हो तब एकाएक दुर्ग प्रकट होता है कि हाँ देखो जी दुर्ग नजर आ गया। उसके पहले तो आप चलाए जाओ गाड़ी, जंगलों में गाड़ी चलती जाएगी, आपको दुर्ग का पता ही नहीं चलेगा कि दुर्ग है कहां पर। एकाएक यह दुर्ग हमारे सामने प्रकट
होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ महीनों यहाँ पर घेरा डाला, लेकिन दुर्ग में पहुंच ही नहीं पा रहा भाई साहब, पता ही नहीं चला दुर्ग कहां से। तो उसको दिमाग लगाया कि आओ जी वही भ्रष्टाचार करते हैं जैसा अधिकार रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के किले के जो दुर्ग रक्षक थे, रणथंबोर दुर्ग के रक्षक थे जी दो लोग, क्या नाम था भाई साहब, रणमल और रतिपाल, इनको बुलाया। आओ आओ आओ। तुमको राजा बनाना चाहते हैं लल्ला, क्या बनाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं हमीर देव चौहान की जगह। रणमल रतिपाल भाई साहब, ओ मौजो आई के साहब, जैसी आज्ञा मालिक, आप बताओ क्या कर सकते हैं। बोला जी दुर्ग में प्रवेश कराओ, फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे, हमारे सैनिकों को बोल करके तुम्हें दुर्ग में प्रवेश दिलाएंगे। तो भाई साहब रणमल और रतिपाल को यह लालच दे करके दुर्ग में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की एंट्री करवा दी, और इन्होंने क्या कर दिया, दुर्ग का गुप्त मार्ग बता। मेरे दोस्त जैसे ही दुर्ग का गुप्त मार्ग बताया, अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर दुर्ग जीत लिया। रणथंबोर का किला जो है वह जीत लेता है। हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त होता है, वीरगति को प्राप्त हुआ। हमीर की पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। क्या माना जाता है सर, राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई। तो यह था सर अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर के किले पर आक्रमण। हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी जो है उलूग खान को, उलूग खान को रणथंबोर का प्रशासक बना देता है। अमीर खुसरो इसके साथ आया था, किताब लिखी है उसने, याद रखिएगा, खजाइन उल फुतूह। उसमें वो कहता है कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसने लिखी है, अमीर खुसरो ने। आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये लाइन किसने कही है, ये लाइन कही है अमीर खुसरो ने, जो इसके साथ यहाँ पर आया था। तो मेरे दोस्त ये था अलाउद्दीन चौहान, रणधमीर देव चौहान और रणथंबोर के चौहानों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेरे दोस्त कभी कभी जब इतिहास पढ़ते हैं तो एक बात सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि अगर यह देशद्रोही नहीं होते, अगर ये विश्वासघाती नहीं होते, तो हमारा इतिहास कैसा होता। कल हमने जयचंद के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को पता होगा, कन्नौज के गढ़वाल वंश का शासक था जयचंद। इस जयचंद ने ही तो मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया था, और जयचंद के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही तो भारत में सल्तनत की स्थापना की थी। एक बार कल्पना करो इतिहास को आप, एक बार दूसरे पहलू में इतिहास को समझने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, तो आपको पता चलता है कि यह इतिहास बेसिकली इस प्रकार के देशद्रोही व्यक्तियों से भरा पड़ा है। रणमल और रतिपाल ने अगर अलाउद्दीन खिलजी का साथ नहीं दिया होता तो मेरे दोस्त इतिहास क्या होता हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन इतिहास की बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतिहास में अगर और मगर को स्थान नहीं दिया जाता है। क्लियर हो गई क्या बात। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण। भारत की राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर रणथंबोर में ही हुआ था। चलिए बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर हुए आक्रमण की। घटना है 1298 की। अलाउद्दीन खिलजी की सेना गुजरात विजय से लौट रही थी। अब भाई साहब लौट रही थी तो काफी मात्रा में धन लूट करके आई थी,
ठीक है ना। तो ये सेनापतियों के मन में आ गया लालच, अलाउद्दीन के सेनापतियों के मन में आ गया लालच। 4 सेनापति थे, अलब खान, उलूग खान, नुसरत खान और एक मंगोल सेनानायक मोहम्मद शाह। उसका साथी था खिहब्रू, ठीक है। तो भाई साहब मोहम्मद शाह ने कहा जी पैसा हम तो बंटवारा कर लेते हैं जी। भाई साहब वो बंटवारा करने लगा, विवाद हुआ, सारा पैसा लेकर हमीर के पास आ गया। हमीर थे उस समय रणथंबोर के शासक। ये हमीर देव चौहान वही है जिन्हें इतिहास में 16 युद्धों का विजेता और हठी शासक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मोहम्मद शाह आ गया, कहा जी मुझे शरण चाहिए आपकी। हमीर देव चौहान ने मोहम्मद शाह जो विद्रोही सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी का, याद करिए मंगोल सेना नायक था, उसे शरण प्रदान करता है। कहता है भाई के बराबर है भाई तू मेरा भाई, जब तक शरीर में जान है ना तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। अब इस बात की सूचना पहुंची अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन ने 2 लोगों को भेज दिया, उलूग खान और नुसरत खान। घटना है 1300 ईस्वी की। दोनों ने पत्र भेजा जी, किसके पास भेजा? अमीर देव चौहान के पास, कि भाई तुम्हारे पास जो हमारा विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह हमें दे दे, हम वापस चल जाएंगे। अमीर देव चौहान ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा जी भाई साहब ये कबूतर साले दोनों हमसे हमारे यहाँ पर शरण लिए हुए सेनापति को मांग रहे, नहीं देंगे। भाई के समान वचन दिया जी, संभव ही नहीं है। मेरे दोस्त संघर्ष हुआ। धर्म सिंह, भीम सिंह हमीर के सेनापति थे, अलाउद्दीन के सेनापति उलूग खान, नुसरत खान थे। नुसरत खान और भीम सिंह मारा गया। क्लियर हो गई। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में स्वयं आया, और स्वयं आया तो फिर इतिहास इस बात को कहता है कि रणमल और रतिपाल नाम के 2 विश्वासघातियों के माध्यम से वह रणथंबोर के गुप्त मार्ग से रणथंबोर के किले में प्रवेश कर देता है। यहीं से इतिहास बदलने लगता है। क्लियर हो गई बात। अब इतिहास बदला तो ऐसा बदला कि रणथंबोर के दुर्ग का पतन हो गया। हमारा वीर राजा हमीर देव चौहान वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। ये राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर है। यह घटना घटित हुई 11 जुलाई सन 1301 को। क्लियर हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग में प्रवेश किया, उलूग खान को यहाँ का प्रशासक बनाया। और मेरे दोस्त अमीर खुसरो कहता है कि आज क्या कहा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये थी मेरे दोस्त हमारे इतिहास की एक शानदार कहानी। क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जुड़ना चाहते हैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय के लिए, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर, बिल्कुल आपने सही सुना है, काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर आप घर बैठे एक शानदार तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय की। आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का इतिहास विषय का यह कोर्स है। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स, लाइव रिकॉर्डेड सेशन, टॉपिक वाइज टेस्ट है। केवल और केवल 3999। देरी किस बात की, आज ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए लाइव फ्रॉम, आज ही यह बैच ज्वाइन कीजिए लाइव फ्रॉम स्टूडियो। यह बैच चल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और मेरे दोस्त जबरदस्त विद्यार्थियों का उत्साह है। विशेष तौर पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आप हरियाणा की तैयारी करें, पंजाब की तैयारी करें, आप उत्तर प्रदेश की तैयारी करें, उत्तराखंड की करें, बिहार की करें, छत्तीसगढ़ की करें, आप मेरे दोस्त केवीएस की तैयारी करें, एनवीएस की तैयारी करें, सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए यह कोर्स समान रूप से उपयोगी रहेगा। तो ये सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर साझा करिएगा। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा और हमारी इस क्लास में जुड़िएगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। एक बार फिर मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।